नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे BSc सेमेस्टर 6 जूलॉजी पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जो कि अभी हाल ही में संचालित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके एग्ज़ाम में MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाने हैं। उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा। यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जूलॉजी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। लगभग दोस्तों जिन्होंने उस पेपर को तैयार किया होगा 45 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। 50 क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए थे, लेकिन लगभग आप देखेंगे तो 40 से 45 प्रश्न जो पूछे गए थे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट हुए थे। तो इसलिए आप जितना भी यूनिवर्सिटी का पेपर आपको मिले उन यूनिवर्सिटी के पेपर को आप ज़रूर दे करके एग्ज़ाम में जाएँ, बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए फिलहाल आज की इस क्लास को हम आज के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जूलॉजी पेपर फर्स्ट का जो आपका टाइटल है वो है एवोल्यूटरी बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। तो इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि एग डेवलपमेंट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज, निषेचन के बिना अंडकोश में विकास किसमें संभव है। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो अंडकोश में निषेचन होगा वो होगा पार्थनोजेनेसिस में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच स्ट्रक्चर सर्व एज ए लंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड किडनी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रॉयो, यानी कि कौन सी संरचना विकासशील भ्रूण में फेफड़े, पाचन तंत्र, गुर्दे के रूप में कार्य करती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे प्लेसेंटा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मनी क्लीवेज आर कंप्लीट इन 16 कार्ड स्टेज ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग, एक निषेचित अंड कोशिका की 16 कोशिका अवस्था में कितने विभाजन पूरे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये विभाजन जो होता है वो 4 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विच एक्सटेंशन इवेंट केस्ड द मास एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स। ठीक है, पूछा गया कि किस विलुप्ति के घटना के कारण डायनासोर का सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ था। तो इनका जो सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों कैटेसियस पेलोसियन युग में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन, एक शुक्राणु के एक्रोसोम में पाया जाता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम में जो पाया जाता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। माफ कीजिएगा, क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटिस एंड स्पर्मेटेट्स आर रिस्पेक्टिवली, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिक क्रमशः होते हैं। तो ये क्रमशः क्या होते हैं ध्यान रखेंगे इसमें, ये हमेशा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, द्विगुणित, अगुणित और अगुणित होते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर द डिस्कवरिंग ओपरान मॉडल 2, ओपरान मॉडल की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो जोकब और मोनोलोड को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैकब और मोनालाइट 1961 में ये दिया गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन प्लेसेंटा इन्वॉल्व, मनुष्य के प्लेसेंटा में होती है। तो ध्यान रखेंगे मनुष्य के प्लेसेंटा में क्या होती है, कैरियोन और लेंडा टाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एमेक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, एमेक्राइन कोशिका उपस्थित होती हैं। तो ये कोशिकाएं जो उपस्थित होती हैं वो हमेशा
रेटिना ऑफ आइज में उपस्थित होती हैं, आँख की रेटिना में उपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द जियोलॉजिकल एज ऑफ द रॉक इज डिटरमाइंड बाई, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। तो किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ठीक है, कि विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा हम किसी चट्टान के भूवैज्ञानिक आयु का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू ओपरान विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओपरान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था। तो वातावरण में जो मौजूद नहीं था वो ऑक्सीजन नहीं उपस्थित था, बाकी मीथेन, हाइड्रोजन और वाष्प ये उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है P + Q² = P² + 2PQ + Q² = 1 रिप्रेजेंट एंड इक्वेशन, ये उपरोक्त समीकरण किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सेम यही क्वेश्चन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में दोस्तों पूछा गया था और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। तो कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, MGPRU विश्वविद्यालय और MS विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन जेनेटिक यानी जनसंख्यांकी अनुवांशिक को ये इक्वेशन दर्शाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज यानी P + Q², या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं P² + 2PQ + Q², यानी कि A + B का होल स्क्वायर अगर रहेगा तो A² + B² + 2AB या =1। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जेनेटिक को ये दर्शाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा गया है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो वेयर द फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स अकर्स, तो ये जो होता है फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पर होता है, वो होता है डिंबवाहिनी में। स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो डिंबवाहिनी में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म समानता पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो जीवाश्म होते हैं वो तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। समानता कहाँ पाए जाते हैं, तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, कीटों और पक्षियों के पंख किसके उदाहरण हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आया हुआ था और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछा गया है। 2 विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिटिव कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि अत्यधिक लेस्थल अंडों में विभाजन का समान जो प्रक्रम है, समान प्रकार है वो क्या है। तो इसका जो समान प्रकार है वो है डिस्काइल्ड मेरोब्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया था, यहाँ पर भी रिपीट हुए हैं। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो विथ 8 से 16 ब्लास्टोमर्स एंड नो होलो स्पेस इज, भ्रूण की वो अवस्था जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं तथा कोई खोखला स्थान नहीं होता, उसको क्या कहते हैं। तो उसको मोरुला कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। ये भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया हुआ है, बाकी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि अकाई डाइसोनियम जुवेनाइल हार्मोन्स किसमें क्या नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है मॉड्यूलेटिंग एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, कीटो में मेल्टिंग एवं मेटामॉर्फोसिस को ये नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है कि विच हार्मोन्स हैज़ द सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेढक में मेटामॉर्फोसिस पर किस हार्मोन्स का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है
हाइड्रा में पुनर्जनन किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने इसको पूछा हुआ था, डीडीयू विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अदर विश्वविद्यालय के लिए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है वो मोर्फोलैसिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है विच वन इज एन एम्यूनेट, एमिनियोट इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे इनमें से जो रेप्टाइल्स हैं सरीसृप वो क्या है? एमिनियोट हैं। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया कि प्रेट मैप ऑफ एम्ब्रायो इज यूजली प्रिपेयर्ड इन विच स्टेज, भ्रूण का फेट मैप प्राय किस अवस्था में तैयार किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो तैयार किया जाता है वो ब्लास्टूला में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ऑफ पब्लिश्ड इन, यानी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीरीज ओरिजिन ऑफ स्पीरीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखेंगे ये जो प्रकाशित हुई थी 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था 24 नंबर, जिसमें पूछा गया था द बुक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज रिटन बाय, पुस्तक थी जिसका नाम था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो थे अर्नस्ट मेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सेम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आ चुका है। तो जो भी डीडीयू के छात्र लोग देख रहे हैं वीडियो, उन सबसे मेरा निवेदन है जो अदर विश्वविद्यालय के मैंने पेपर सॉल्व करा रखे हैं आपके सब्जेक्ट के, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही मदद मिलेगी। ओके, तो चलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी विच वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा आनुवांशिक भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ये नेचुरल सिलेक्शन उत्तरदायी नहीं है, प्राकृतिक चयन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एडिटिव रेडिएशन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया था कि एवोल्यूटरी कन्वर्जेंस अकर्स बिटवीन, विकासवादी अभिसरण किनके बीच होता है? तो विकासवादी जो अभिकरण होता है वो किसके बीच होता है? तो आज संबंध प्रजातियों के बीच होता है, अनरिलेटेड स्पेसीज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट वाज द फर्स्ट प्रपोज बाई, जैविक प्रजाति अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये प्रस्तावित की गई थी अर्नस्ट मेयर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, जिसमें पूछा गया है कि प्रजातिकरण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो प्रजातिकरण के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं वो है प्रजनन का अलगाव, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, ये भी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सेम रिपीट हुआ था और डीडीयू में ही आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है विच इज़ द चेंजिंग ऑफ द अनस्पेशलाइज्ड सेल इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ एनिमल्स, जो अतिविशिष्ट सेल और विशिष्ट सेल को अंगों एवं ऊतकों में बदल रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों ध्यान रखेंगे विभेदीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदीकरण, यानी कि डिफ्रेंसिएशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिफ्रेक्टेशन, विभेदीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोए सर्वेट्स क्या है? कोए सर्वेट्स आर, तो ध्यान रखेंगे जो कोए सर्वेट्स है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यहाँ पर कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स बूंदे और न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी यूनिवर्सिटी में रिपीट करेंगे, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी पूछा गया है, डीडीयू में भी आया हुआ है। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का नियम दिया गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडे की बाहरी सतह को
अंडे की बाहरी सतह को पहचानने में मदद करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहा जाता है दोस्तों एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रारंभिक भूगर्भिक काल माना जाता है? द ईयरलिस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एमंग द फॉलोइंग इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं और दोनों विश्वविद्यालय अभी तक ऑब्जेक्टिव करवाए हैं पेपर और दोनों में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्टनरी चतुर्धारक। ये जो है ये सबसे प्रारंभिक भूगर्भिक काल माना जाता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया है कि लैमार्कवाद को किस विचारधारा से समझाया जा सकता है? विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेनेड बाय द लैमार्किज्म। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि लैमार्किज्म को हम समझा सकते हैं जिराफों की गर्दन लंबी कैसे होती है, मनुष्य की पूंछ कैसे खत्म होती है, मानव के कैसे बाईपेडल बन जाते हैं। तो ये उपरोक्त तो सभी आपका सही उत्तर है, ऑल ऑफ एबव। इन सब के माध्यम से हम लैमार्किज्म को समझा सकते हैं इस विचारधारा को। तो डी वाला ऑप्शन सही था 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें पूछा गया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान रखेंगे ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे में जर्दी की माला और उसका घनत्व बदल जाता है, इससे निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है क्लीवेज पैटर्न पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज पी स्क्वायर इन द ब्लो मोनिटाइड हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन इंडिकेट। नीचे दिए गए समीकरण में जो पी स्क्वायर है वो हार्डी वेनबर्ग समीकरण में क्या दर्शाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो दर्शाता है दोस्तों वो दर्शाता है इंडिविजुअल्स दैट आर द होमोजाइगोट्स डोमेन, ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो समयुग्मी हैं, ठीक है, वो दर्शाता है पी स्क्वायर। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है 38 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन मैमल्स। स्तनधारियों में दरार का पैटर्न क्या है? तो स्तनधारियों में दरार का जो पैटर्न है दोस्तों वो है घूर्णी रोटेशनल। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया विकास के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण इनमें से। तो विकास के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वो जीवाश्म रिकॉर्ड हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता है? तो जीन अभिव्यक्ति में जो भाग नहीं ले रहा है वो है रिप्लिकेशन प्राकृतिक। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग और ट्रांसलेशन ये जीन अभिव्यक्ति में भाग ले रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक यानी कि जो रिप्लिकेशन है वो भाग नहीं ले रहा है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से प्रजनन तंत्र नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रजनन तंत्र का। तो इंडिविजुअल आइसोलेशन व्यक्तिगत जो अलगाव है ये प्रजनन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता, जबकि पारिस्थितिकी पृथक्करण, अस्थायी अलगाव, व्यवहारिक अलगाव ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि प्रजाति के सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति जो अपने पूर्वज के रूप में उभरती है उसको क्या कहा जाता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा सहानुभूति प्रजाति, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भ्रूण की अनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं विशिष्ट बन जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों कहा जाता है कोशिका विशिष्टीकरण, सेल डिफरेंशिएशन। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया था कि जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, जीन अभिव्यक्ति में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जीन अभिव्यक्ति में जो प्रक्रिया होती है वो होती है बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति के में इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसमें पूछा गया था कि हाउ मनी स्टेज अकर इन द मेटामॉर्फोसिस। तितली जैसे होमोप्लोटिक कीटों के मेटामॉर्फोसिस में कितने चरण होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। बाकी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का एक बार आप पेपर देख लीजिएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो 46 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, तितली जैसे होमोप्लोटिक कीट के मेटामॉर्फोसिस में जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे के विकास में सबसे पहले क्या बनता है? इन द ह्यूमन किडनी डेवलपमेंट विच फॉर्म फर्स्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 47 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेनेफ्रोज बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 बार रिपीट हो चुका है विभिन्न यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है आँख कितनी उत्पन्न होती हैं? आँखें किन से उत्पन्न होती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। आइज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो जो आँख होती है वो एक्टोडर्म और मीसोडर्म से उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कशेरुकी अंगों में पुनर्जनन किसके कारण होता है? रीजनरेशन इन द वर्टिब्रेट्स लिम्स अकर्स बाई। तो ये जो अकर्स होता है ये एपिमोफोर्सिस के द्वारा होता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट होने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि एग इम्प्लीटेशन इज फॉलोड बाई। अंडाणु प्रत्यारोपण विफल हो जाता है। तो जो अंडाणु प्रत्यारोपण होता है वो विफल तब होता है किसके दौरान? निषेचन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो जाता है? ये विफल होता है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यू मोड में, जो मैंने आज आपको सॉल्व करा दिए हैं। जल्द ही आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाए तो हमारा जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535, इस पे आप पेपर व्हाट्सअप कर दिया करिए क्लियर पिक के साथ, ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड की जा सके। और जो अदर विश्वविद्यालय के दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होना है उन सब के लिए क्वेश्चन पेपर रामबाण है। इसके पहले आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे और आपको नोट्स मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।